नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारद्वाज क्लासेस के YouTube चैनल पर। इस लाइव प्रीमियर सेशन में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज ये लाइव प्रीमियर सेशन किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को डिस्कस करने के लिए मैं बना रहा हूं, जिसका बैच YouTube पर पहली बार हम सब टीचर्स मिलके एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें स्टेनो, जीके और इंग्लिश तीनों यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। जैसा आप पीछे मेरे देख रहे हैं, एक सिलेबस मैंने लिखा हुआ है। अभी तक आपको ये अवेयर नहीं होगा ये किसके बारे में बात होगी। अभी 2 मिनट 3 मिनट बाद में सभी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक इस लाइव प्रीमियर सेशन में और भी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक लाइव प्रीमियर सेशन देख रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक ये बात पहुँचाइए। मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पिंग कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आज सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार पर्टिकुलर कोई बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी तक सिर्फ अपनी अपनी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाती थी, किसी भी बैच से रिलेटेड कभी भी कोई काम नहीं होता था। तो अब एक पर्टिकुलर बैच, इस बैच को हम शुरू कर रहे हैं। किसका बैच होगा अभी थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। ये उसका सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसी तरीके से वहाँ पर जीके का सिलेबस होगा, स्टेनोग्राफर का सिलेबस होगा। स्टेनो की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर महेश नगर में मिस्टर राम खिलाड़ी जी हैं, पूजा स्टेनो क्लासेस वाले, वो आपको स्टेनो पढ़ाएंगे। मैं आपका इंग्लिश का पार्ट लूँगा, शशांक भारद्वाज मेरा नाम है, आप सभी जानते हैं। जैसा कि जीके की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अनिल मेहता सर आपको जीके पढ़ाएंगे। तो लाइव सेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। इसका वीक में डिसाइड रहेगा, हर दिन नहीं रहेगी क्लासेस, वीक में 3 दिन क्लासेस रहेंगी। जैसे मान लीजिए 3 दिन इंग्लिश की हो गई, 3 दिन जीके की हो गई और 3 दिन या 2 दिन स्टेनो की हो गई, जैसे भी वो सर डिसाइड करेंगे। तो अभी इस चीज़ का डिसाइडेशन वेडनेसडे से जब बैच स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको पहले ही टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया जाएगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा टाइम टेबल का। तो ऑलमोस्ट जैसा मैं देख रहा हूँ बच्चे जुड़ चुके हैं अपने साथ में, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो सेशन लाइव प्रीमियर सेशन है वो RSM SSB की बात करने के लिए है। जी हाँ, RSM SSB स्टेनोग्राफर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि YouTube पर पहली बार हम टीचर्स मिलके आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक YouTube एक प्लेटफॉर्म आपका रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर जाके किसी शहर में रूम नहीं लेना, कहीं कोई पैसा खर्च नहीं करना, अपने घर रहना है, बस अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और बिल्कुल जिस तरीके से आप क्लास में बैठकर पढ़ते थे बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तल्लीनता से, उसी माइंड को एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट पे रख के आपको कि हाँ मुझे ये समझना है। आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन रहेगी, लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्क्रीन रहेगी, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की स्क्रीन रहेगी। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जैसे आज मैं एक सिलेबस समझा रहा हूँ, इसी तरीके से जैसे मैं जिस दिन टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक को मैं समझाऊंगा, तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल उस तरीके से देखना है कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं और मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, या आप क्लास के अंदर बैठे हैं और बाकी दोनों सर हैं वो भी क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं आपको। तो सभी को आपको देखना है। अब इस चीज़ को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लासेस कौन कौन लेने वाला है। देखिए, अगर स्टेनोग्राफर की बात करता हूँ तो मैं अभी बता चुका था कि मिस्टर राम खिलाड़ी जी आप सभी जानते हैं, हज़ारों बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। अभी उनके पेज पर आप जाके देख सकते हैं, उनके कमेंट पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो राम खिलाड़ी जी जो हैं महेश नगर में पूजा स्टेनो क्लासेस वाले, वो स्टेनोग्राफर का बैच लेंगे। टाइमिंग आपको बुधवार को टाइम टेबल के साथ में नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके की क्लासेस मिस्टर अनिल मेहता जी लेंगे, टाइमिंग आपको नोटिफिकेशन के साथ में मिल जाएगा। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को समझना। देखिए, RSM SSB का ये सिलेबस है, बनाने वालों ने क्या होता है, गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है, एक ऑथराइज पर्सन होता है, उससे बोल दिया जाता है कि आप इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, आप इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो बच्चों के लिए एक सीक्वेंस में, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे तरीके से
कि वो ज़्यादा टिपिकल भी ना हो जाए, ज़्यादा इजी भी ना रहे, एक बिल्कुल मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग मीडियम तरीके से एक बैलेंस बना के आप एक सिलेबस को तैयार कीजिए, जिससे कि बच्चों का आईक्यू लेवल, उनका नॉलेज लेवल, कितना वो पढ़े हैं, कितना उन्होंने सीखा है, उस चीज़ को जांचा जा सके और फर्दर उनको जॉब के लिए हम रिक्रूट कर सके कि उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनमें कितनी नॉलेज है। जिसमें नॉलेज ज़्यादा होएगी वही जीतेगा और जो जीतेगा वो ही आगे जॉब पाएगा। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए बनाने वाले क्या करते हैं कि इनको बना के और वो भेज देते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। ऐसा नहीं है, ये सिलेबस आपके सामने ऑलरेडी आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पर होगा, आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा। लेकिन मेरे को इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये था कि बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं या इस टॉपिक को ही वो पढ़ते हैं। ये 10 टॉपिक हैं तो उन्हें हाँ अरे यार 10 ही तो हैं, 10 पढ़ के अपना हो गया काम। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब पहली वाली चीज़ यहाँ उठाऊँ तो डिटर्मिनर्स, तो उसने क्या करा, डिटर्मिनर्स लिख के दे दिया। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यानी अगर डिटर्मिनर्स की मैं बात करूं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अब डायरेक्ट एडजेक्टिव कभी भी नहीं सीखा जा सकता। डायरेक्ट एडजेक्टिव क्यों नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। नाउन पढ़ने के बाद में जब इससे अगले टॉपिक पे आप पहुंचोगे तो वहां पर आएगा आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन, नाउन के बाद में प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। क्यों, देखिए नाउन तो क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आपने नाउन बोल दिया। अब एक शब्द जो नाउन के स्थान पर काम में लिया उसको क्या कह दिया, प्रोनाउन। इन दोनों के बाद में जो तीसरा टॉपिक आता है वो होता है एडजेक्टिव। तो अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या यहाँ पर नाउन लिखा, क्या नहीं लिखा। सिलेबस जिसने भी तैयार किया, यहाँ प्रोनाउन लिखा क्या, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो भैया एडजेक्टिव को सीखने से पहले आपको नाउन सीखना पड़ेगा, प्रोनाउन सीखना पड़ेगा। मुझे रटवाना नहीं है, रटवाने में तो क्या है, कुछ भी रट के बैठ जाओ फिर वहाँ एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। तो रटना नहीं है, हमें समझ के चलना है, क्योंकि नाउन समझ में आ गया तो प्रोनाउन क्लियर कर जाओगे, प्रोनाउन समझ में आ गया तो एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स आराम से समझ में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव के एरर में नाउन प्रोनाउन के वर्ड नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव कैसे बना। क्योंकि अगर यहाँ पे एक छोटे से रूल की भी मैं बात करूँ तो उसने कहा कि नाउन से पहले नाउन या नाउन से पहले प्रोनाउन आ जाए तो पहले वाला एडजेक्टिव कहलाता है। देखो एडजेक्टिव की बात करने के लिए उसने उस लाइन में नाउन भी यूज ले लिया और प्रोनाउन भी यूज ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है। तो हमें एडजेक्टिव को समझने के लिए, डिटर्मिनर्स को समझने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन, और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन। तब जाके हम इसके पहले टॉपिक पर पहुंचेंगे जिसे क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव। दूसरी बात करूं तो दूसरा आता है आपके सामने आर्टिकल्स। देखिए हम खूब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, AND क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। हम भी यहाँ इसको लिख देते हैं कि साहब A पढ़ेंगे हम, यहाँ पर N पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। तो AND की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल के जो रूल्स हैं, 12 रूल तो चलेंगे A और N के, ठीक है, 12 रूल चलेंगे आर्टिकल दा के, और उसके बाद में कुछ स्पेशल रूल होंगे तकरीबन 4 से 5, यानी लगभग अगर बात करूं तो 30 से 31-32 रूल्स के आसपास मैं आपको आर्टिकल के रूल कराऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रूल से हमें घबराना नहीं है। एक छोटा सा चार्ट मैं आपको जब आर्टिकल स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा चार्ट समझाऊंगा, एक छोटा सा डेफिनेट और इनडेफिनेट का एक चार्ट समझाऊंगा, वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग की 10 मिनट में आपको क्लास में क्लियर हो जाएगा कि यार हमें कहाँ तो A और N लगाना है और कहाँ हमें दा लगाना है। तो ये हुआ सेकंड टॉपिक की बात। थर्ड की बात करता हूँ तो देखो यहाँ भी एक कंफ्यूजन डाल दिया उन्होंने। क्या करा, टेंस लिख के दे दिया। अब टेंस को 5 पार्ट में पढ़ा जाता है, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि टेंस को 5 पार्ट पढ़ के फिर तुम्हें करना। क्यों सर, भाई देखो टेंस के 5 पार्ट कैसे होते हैं, पहले हमें उसके फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। फॉर्मूले किस में सीखे जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो पहला वाला पार्ट कौन सा हुआ, उसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश सीखने के लिए, वहां पर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब इसने ऑब्लिक करके सीक्वेंस ऑफ टेंस दिया हुआ है। अब यार सीक्वेंस ऑफ टेंस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है
और उसको पढ़ने के लिए उससे पहले के 4 टॉपिक पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाके वो समझ में आएगा, नहीं तो सीक्वेंस ऑफ टेंस समझ में नहीं आएगा। कैसे, चलिए बात कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सीक्वेंस ऑफ टेंस की, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकता हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ने के लिए इससे पहले पहला तो क्या हो गया, हमारा टेंस हो गया। दूसरा हमारा जो सेकंड टॉपिक इसी का जो सब टॉपिक सेकंड रहेगा वो रहेगा कंडीशनल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कंडीशनल्स में आपको 4 मैं कंडीशन समझाऊंगा, वो भी टेंस से रिलेटेड होती हैं। क्यों होती हैं, जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आई के साथ में वॉज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन जब मैं आपको कंडीशनल्स में पढ़ाऊंगा तो कंडीशनल्स के अंदर मैं जब इमेजिनेटिव कंडीशन आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आई के साथ में वॉज नहीं लिखवाऊंगा, वहाँ आई के साथ में मैं आपको वर करवाऊंगा। तो हो गया ना टेंस का पार्टी। तो पहले हमने यहाँ पर आई के साथ में किसको लगाना सीखा, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज को, यहाँ पर हम किसको लगाना सीखेंगे, वर को। तो ये भी टेंस का पार्ट है। इससे आगे बढ़ता हूँ, अगर थर्ड की बात करता हूँ तो यार ये यहाँ पर आएगा फिर टैग क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना देना, यानी आपने कोई बात कही उसका प्रश्न बना देना, और उसका प्रश्न भी 2 तरीके से बनना चाहिए, यानी 2 ही चीज उसमें काम में आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा कोई और चीज नहीं आनी चाहिए जब हम किसकी बात करें, टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग की। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब ही क्या है कि किसी भी साधारण जो वाक्य होगा उसके ऊपर उसने क्या बना दिया, उसका प्रश्न में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी टैग लगा दिया क्वेश्चन वाला। उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी टेंस का पार्ट है। क्यों, क्योंकि पहले तो हम इसको टेंस से पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इसको पढ़ेंगे साहब पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, फिर इसके हम 16 रूल हैं, 16 रूल्स के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको बात करूं तो यहीं स्टैक क्वेश्चन की बात करूं तो अपन टेंस के अंदर तो आई के साथ में, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता हूं तो आई के साथ में आप क्या लगाते हो, एम लगाते हो ना। इस टैग क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इज लगाना सिखाऊंगा आई के साथ में, ठीक है। आई के साथ में एम हम टेंस में पढ़ ही चुके हैं, और आई के साथ में आर भी आ सकता है। कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये टैग क्वेश्चन तो हो गया। ये भी भाई ये कहाँ चलती हैं, हेल्पिंग वर्ब टेंस में चलती हैं, और यहाँ टैग क्वेश्चन में भी हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी किसका पार्ट है, टेंस का ही पार्ट है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आज मैं सिलेबस की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। अब इन सब के बाद में पहला क्या हो गया, हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लिया। सेकंड कंडीशनल्स हो गया। थर्ड क्या हो गया, टैग क्वेश्चन हो गया। अब इसके फोर्थ की बात करते हैं तो वॉइस क्या, आवाज नहीं देनी है किसी को। ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव की जब हम बात करेंगे वो भी टेंस बेस है। कैसे, वहाँ भी हम पहले टेंस के साथ में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, फिर जाके हम उसके रूल बेस पे जाएंगे कि साहब लेट से कितने तरीके के बनते हैं, गोइंग टू से कैसे बनेंगे, इट इज़ टाइम से कैसे बनेंगे, बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, टेंस का पार्ट हो गया। और अंतिम 5, मैंने बोला 5 तरीके से पढ़ा जाता है, तो 5वां जो पार्ट आया इसका वो क्या आ गया, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या हो गया, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खूब बचपन में भी पढ़े हैं आपने, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही हम यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इतना नहीं पढ़ पाते थे जब हम 9th-10th में थे। यहाँ पर हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ना है, तो मैक्सिमम रूल्स को हमको कंप्लीट करके चलना है। यहाँ बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, वहाँ पे सिर्फ हमको क्या बताया जाता था कि हाँ साहब ये लिस्ट है, इसको याद कर लो। हमें ज़्यादा बड़ी लंबी लिस्ट याद नहीं कराई जाती थी, छोटी सी लिस्ट होती थी। यहाँ पर
20 टेंस की लिस्ट जो होती है 20 लाइंस में वो कंप्लीट होगी। जैसे शुरुआत ऐसे होगी, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना बताऊंगा। डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, इज एम आर को वाज वर में, हैज हैव को हैड में, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में तो इस तरीके से ये टेंस बेस ये भी रहेगा। फिर लास्ट में हम इसके जो रूल्स हैं उनको भी हम फॉलो करेंगे। SON/123 का नियम यहाँ सीखेंगे, कहीं आपको नहीं मिलेगा गूगल वगैरह पे। मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि आप भी ये सोचेंगे कि बहुत आसान बन गया है ये करना। तो ये 5वां पार्ट था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो नरेशन जिसको अपन कहते हैं। तो टेंस के 5 पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम कहाँ पहुंचेंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर अपन इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन की बात करी, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश टू हिंदी करनी पड़ेगी। अब इंग्लिश टू हिंदी कैसे करें सर? यार मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश बनाना ज़्यादा मुश्किल है, और हिंदी से इंग्लिश बनाना हमने पहले कहाँ सीखा? टेंस में सीखा। फिर कहाँ सीखा साहब? कंडीशनल्स में सीखा। बिल्कुल, यहाँ भी मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाऊंगा। फिर कहाँ सीखा हमने? इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ सीख लिया टैग क्वेश्चन में। फिर हमने इंग्लिश टू इंग्लिश किस में सीख लिया? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सीख लिया। फिर हमने इंग्लिश टू इंग्लिश किस में सीख लिया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीख लिया। तो मेरे हिसाब से ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी करने में दिक्कत नहीं आएगी। बोला सर आएगी? आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8वें नंबर का जो आपको पॉइंट दिख रहा है 8th नंबर पे कंप्रीहेंशन पार्ट, यहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट 30 पैसेज कराऊंगा। अभी बात कर लेंगे इसकी, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। घबराना नहीं है, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी करवाए या हिंदी से इंग्लिश करवाए। हिंदी से इंग्लिश अपन यहाँ सीख चुके होंगे, और इंग्लिश से हिंदी बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसको क्लियर हम कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में कर लेंगे। और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काम आएगी, जो सबसे ज़्यादा आपका इंग्लिश में साउंड होनी चाहिए, वो क्या है? एंटोनिम सिनोनिम, यानी आसान भाषा में कहूँ तो वोकेबलरी। वोकेबलरी अगर आप लोगों को याद है तो ट्रांसलेशन करने में %1 की भी दिक्कत नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वोकेबलरी में जब जो इंग्लिश का वर्ड आपको दिया हुआ है, उस इंग्लिश के वर्ड की अगर आपको हिंदी पता है तो आप आराम से इंग्लिश से क्या कर दोगे? हिंदी कर दोगे, तो समस्या आएगी नहीं। तो ये एंटोनिम सिनोनिम की बात हुई। एंटोनिम सिनोनिम में एक चीज़ और बता दूं, जो एंटोनिम सिनोनिम की मैं आपको क्लास दूंगा, जो वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा, जो लाइव प्रीमियर सेशन अगर लूंगा मैं, तो वहाँ पर मैं आपको वोकेबलरी विद सेंटेंस याद कराऊंगा। जैसे मैं मान लो बोल देता हूँ कि रेज, रेज यानी गुस्सा होता है, तो मैंने उसका नीचे सेंटेंस दे दिया, द मंकी गॉट फ्यूरियस देयर रेज न्यू नो बाउंड। तो अब आपको क्या है, इसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको उसकी हिंदी समझ में आ जाएगी कि बंदर नाराज हो गए थे और उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। तो यहाँ पर रेज भी याद हो गया, और सेंटेंस में कैसे आपने उसको यूज़ किया ये भी आपको पता लग गया। तो इस पैटर्न से हम एंटोनिम सिनोनिम पे चलेंगे। कंप्रीहेंशन वाले पार्ट की हम बात करते हैं। तो कंप्रीहेंशन वाले पार्ट का जो मैं सोच के चल रहा हूँ आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, कम से कम 30-40 पैसेज हम करना चाहिए। अब 30-40 पैसेज क्यों करना चाहिए सर? कैसे होंगे इतने? बिल्कुल होंगे आराम से। जब मैं कंप्रीहेंशन पार्ट की लाइव प्रीमियर पे रहूँगा तो कम से कम मेरा टारगेट रहेगा 1 घंटे में आपको कम से कम 2 या 3 पैसेज कराने का। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए 3 भी नहीं करते हैं कि 3 बहुत बड़े हो गए, इनिशियल लेवल पे आप लोगों को 1 पैसेज करने में भी दिक्कत आएगी। तो ज़रूरी नहीं है, अपने को कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपने को कोई बहुत बड़ा ही चाहिए। मेरा मकसद है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और कंप्रीहेंशन में अगर उस प्रीमियर सेशन के अंदर 1 पैसेज ही कंप्लीट होता है ना, तो उस एक ही पैसेज को लेके चलेंगे, सेकंड पे नहीं बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप लोग साउंड होते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों के अंदर सुधार आता जाएगा, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 से 2 पे चले जाएंगे, और मैक्सिमम अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट हम 3 पैसेज का सेशन रखा करेंगे। मैक्सिमम जितना हो पाएगा
50 पैसेज 100 पैसेज जितना हो सकेगा उतना कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक पैसेज को यानी इंग्लिश से हिंदी करना सीखने के लिए कम से कम 30 पैसेज जरूरी हैं। अब यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश तो हम सीख जाएंगे, अब कंप्रिहेंशन पार्ट में खाली हिंदी से इंग्लिश करनी है या इंग्लिश से हिंदी करनी है क्या? नहीं सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व होने जरूरी हैं। कंप्रिहेंशन पार्ट के जो पैसेज आएंगे हम इनिशियल लेवल पे 5 क्वेश्चन वाले पैसेज से शुरुआत करेंगे, फिर हम 10 क्वेश्चन वाले पैसेज, जैसे शुरू के 5 हमने कर लिए 5 क्वेश्चन वाले, फिर बाद के 5 हमने करे 10 क्वेश्चन वाले, फिर हम बाद के 5 करेंगे साहब जैसे मान लीजिए 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन वाले, उसमें 10 तो हो जाएंगे पैराग्राफ में से, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे उस पैराग्राफ की वोकेबलरी बेस हो जाएंगे। तो लास्ट में जब हम लास्ट के 5 या 10 जो पैसेज करेंगे, जो बड़े पैसेज होंगे जिनको एक पैसेज को कम से कम सॉल्व करने में अपने को लाइव प्रीमियर सेशन में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वो अपन करेंगे लगभग 20 क्वेश्चन वाले मैक्सिमम। मैं जितना मैक्सिमम आपको दे पाऊंगा, जितना मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा उतना कोशिश करूंगा। बस आपको फोकस करके रखना है, प्रीमियर सेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना, चाहे वो वीक में 2 दिन हो चाहे वीक में 3 दिन हो, नोटिफिकेशन 1 दिन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, ये ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म की अगर बात करूं, इसकी पीडीएफ जो दूंगा उसका आपको प्रिंट ले लेना, ये ध्यान रखना। जो ग्रुप है ग्रुप पे मैं प्रिंट दे दूंगा, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर मैं इसका प्रिंट दे दूंगा, वहाँ से लिंक मैं डायरेक्टली उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चाहें तो आप अभी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर क्विज़ चलती है, वीक में 2 दिन उस पर क्विज़ चलती है, आराम से 40 50 60 सेंटेंस की क्विज़ चलती है। लास्ट की बात करें, लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखना। इसके 6 एलिमेंट्स को सीखेंगे, 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। जैसे होता है ना, सबसे पहले ऊपर साहब भेजने वाला का नाम हो गया, फिर साहब कौन किसको जा रहा है, कौन भेज रहा है, उसका बॉडी टेक्स्ट कैसा है, नीचे अपन लिखते हैं। तो ये लेटर वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ऑफिशियल लेटर को देखेंगे, बिजनेस लेटर वगैरह जो होते हैं, ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, इसमें बिजनेस लेटर भी आ गए, ऑफिशियल जो कार्यालय में भेजे जाते हैं वो हो गए, डेमी ऑफिशियल हो गए, सर्कुलर हो गए, नोटिसेज हो गए, कोर्ट वगैरह के जो नोटिस होते हैं, किसी को नोटिस भेजना है, वो सारे। तो ये 4 तरीके के जो लेटर पढ़ेंगे, इनके 6 एलिमेंट के बेस पे होते हैं। देखो 6 एलिमेंट्स जो होते हैं, उन 6 एलिमेंट्स को सीखने के लिए अपने को बिल्कुल ध्यान लगा के एक एक लेटर को मैं डिक्टेट कराऊंगा। जैसे स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन चलती है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको यहाँ लेटर की डिक्टेशन करवाऊंगा। उस 6 एलिमेंट्स को फर्स्ट जब क्लास होगी लेटर की तो छोड़ना मत, क्योंकि 6 एलिमेंट्स अगर नहीं सीखे, अभी आपको यही नहीं पता होगा कि लेटर में 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स को सीखने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होगी। तो ये पूरा जो कोर्स है, जैसे डिटर्मिनर्स को पढ़ने के लिए पहले नाउन प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल अपन ने बात कर ली, टेंस की हमने बात कर ली, वॉइस नरेशन की बात कर ली, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, कंप्रिहेंशन पार्ट हो गया, ग्लॉसरी ऑफिशियल टेक्निकल टर्म हो गई, लेटर हो गया, और एक टॉपिक और बच गया इसमें, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन भैया कम से कम आप ये मान के चलना 74 रूल्स होते हैं सारी प्रेपोजिशन के, और 74 तरीके से जब आप रूल सीख जाएंगे तब जाके आपको इन हो गई, ऑफ हो गई, फ्रॉम हो गई, इनटू हो गई, विद हो गई, बाई हो गई, बिटवीन हो गई, अलोंग हो गई, थ्रू हो गई, अक्रॉस हो गई, ये सारी लगानी आएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 74 रूल आपको पढ़ने के बाद में लगभग 3 क्लास लगेंगी इसके अंदर। मान के चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ लगभग इसमें कितना समय लगने वाला है। डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनर्स से पहले नाउन आ जाएगा। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को मिला के लगभग आप मानिए कि आपको 5 क्लासेस के आसपास ये कंप्लीट होंगे। आर्टिकल्स की 2 क्लासेस मान लीजिए, 2 से 3 क्लासेस के अंदर आर्टिकल्स हो जाएंगे। टेंस की अगर बात करता हूं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, सबसे लंबा टॉपिक यही है। लगभग आप मान के चलिएगा कि 20 क्लास के आसपास इसमें लगेंगे। इस 20 क्लास के अंदर टेंस का हिंदी टू इंग्लिश भी आ गया, कंडीशनल्स भी आ गए,
टेक क्वेश्चन भी आ गए। उसके बाद में ये मान के चलिए कि आप इसमें एक्टिव पैसिव भी आ गए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गए, यानी 20-22 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट हम इंग्लिश टू हिंदी वाला कंप्रिहेंशन में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अलावा भी छोटे छोटे जो पैराग्राफ होंगे मैं आपको उसको दूंगा। आपको क्या करना है, उनकी हिंदी बनानी है। हिंदी बना के ग्रुप पे आप छोड़िए कि आपने उसकी हिंदी क्या करी, लिखिए। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप करके नहीं देखेंगे, उसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको आएगा नहीं। और एक बार हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीख गए तो इंग्लिश टू हिंदी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर बात करते हैं तो लगभग 1.5 महीने के आसपास हमारा ये टाइम लेगा, यानी मान के चलिए कि 45 क्लासेस के अंदर ये अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम मुझे चाहिए भी, अगर तरीके से कोई चीज़ करानी है, मुझे खींचना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है इसको कि हाँ साहब मेरे को इसको बहुत बड़ा करना है, बहुत लंबा लेके जाना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अगर अपन तरीके से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे कई टॉपिक्स ऐसे हैं उनके बीच में और भी टॉपिक हैं जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम पीरियड यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये पूरा आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा RSSMB स्टेनोग्राफर का जो इंग्लिश का सिलेबस है। तो वेडनेसडे से इसकी क्लासेस रहेंगी। स्टेनोग्राफर का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, मिस्टर राम खिलाड़ी सर आपको पढ़ाएंगे। जीके का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, मिस्टर अनिल मेहता सर आपको जीके पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है, उनके पेज पर जाना है, सब्सक्राइब करके नोटिफाइड कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही वो लाइव प्रीमियर सेशन को स्टार्ट करें आधा घंटे पहले 2 मिनट पहले आपके पास में अलर्ट पहुंच जाए कि हाँ प्रीमियर स्टार्ट होने वाला है, और आप लाइव आ जाइए या ऑनलाइन आ जाइए। तो इस तरीके से जो हमारा क्लास का पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। क्लास के टाइम की कोई लिमिट नहीं है, टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट की क्लास रहेगी या 30 मिनट की रहेगी, मैं ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ। जैसा टॉपिक रहेगा उतनी लंबी क्लास रहेगी। हो सकता है 40 मिनट की हो सकता है 1 घंटे की हो सकता है 1.5 घंटे की भी हो। हमें पढ़ने से मतलब रखना है, टाइमिंग का नहीं देखना है कि अरे और 1.5 घंटे का सेशन है कौन पढ़ेगा। अगर आपको मटेरियल मिलेगा, आपको चीज़ मिलेंगी, आपके क्वेश्चन अगर क्लियर होंगे तो 1.5 घंटे के आप 3 घंटे भी बैठ के हमारे साथ पढ़ेंगे। तो यही हमारी जो जानकारी थी वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। अब आपको क्या करना है, इस जो जानकारी को यानी सिलेबस के बारे में मैंने जो भी बताया, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आपको ये कन्वे करना है, मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है। जो लिंक हैं उनको शेयर करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे उतना बढ़िया है, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 1% आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे पैराग्राफ से रिलेटेड हो, चाहे कोई एरर से रिलेटेड हो, वो सारी सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जो नहीं ज्वाइन करना चाहते कि नहीं हम टेलीग्राम पर नहीं आएंगे, वहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम पर आपको आने में बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्विज़ चलती है, और क्विज़ ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने से मतलब रखिएगा। बाकी आप जो करते हैं वो आपकी इच्छा है, अपनी स्वेच्छा से आप जो करना चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, बट पढ़ने में आप ध्यान रखना। जो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं, टेलीग्राम पे नहीं आते हैं, कमेंट सेक्शन उनके लिए बना है। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ में, इस सिलेबस की जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसी के साथ में मैं आपको यहाँ धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।